नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 की जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं पवन कुमार इस कक्षा में आपको जीव और समष्टियों के भाग 2 के विषय में चर्चा करूंगा। बच्चों, जो इसका प्रथम भाग था जीव और समष्टियाँ, जो अध्याय था, जिसके प्रथम भाग में हम लोगों ने जीव और उसका पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जीवों पर पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है, पर्यावरण के कौन कौन से कारक हैं जो जीवों को प्रभावित करते हैं, उसके बाद उनके बीच में परस्पर क्या संबंध होता है, इन सब का अध्ययन किया। द्वितीय भाग में, अब इसका जो भाग 2 है, इसमें अब हम लोग देखते हैं कि जो आज के हमारे शिक्षण बिंदु हैं, इसमें हम लोग देखेंगे समष्टि क्या है, समष्टि के प्रमुख गुण क्या हैं, समष्टि वृद्धि किस प्रकार से होती है, और समष्टि के बीच में जो हमारी समष्टि है, समष्टि के बीच में पारस्परिक क्रियाएं क्या होती हैं। इसके अंतर्गत हम लोग धनात्मक क्रिया और इसमें पाई जाने वाली जो ऋणात्मक क्रियाएं हैं, इनका अध्ययन करेंगे। बच्चों, समष्टि, जैसा हम लोग जानते हैं, समष्टि का जो अंग्रेजी शब्द है, इसको हम लोग अंग्रेजी में पॉपुलेशन भी कहते हैं। पॉपुलेशन का एक दूसरा शब्द भी होता है जनसंख्या, अर्थात प्रकृति में पाई जाने वाली जो जातियों का समूह होता है, इसे हम लोग समष्टि कहते हैं। एक ही जाति के सदस्य जो किसी विशेष क्षेत्र समूह के रूप में रहते हैं, समान संसाधनों का प्रयोग करते हैं तथा इन संसाधनों के लिए आपस में एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, अंतःप्रजनन करते हैं और एक समष्टि का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समष्टि जो होती है, एक जीवों का, विशेष प्रकार के जीवों का समूह है, जो कि 2 प्रकार से दो प्रकार में विभाजित की गई है, अर्थात 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 एक जातीय समष्टि, नंबर 2 बहुजातीय समष्टि। एक जातीय समष्टि वो समष्टि है जिसमें मुख्य रूप से केवल एक ही जाति विशेष के पौधे पाए जा रहे हैं, एक ही जाति विशेष के जीव पाए जा रहे हैं, एक जातीय समष्टि कहलाती है। बहुजातीय या मिश्रित ऐसी आबादी या ऐसी समष्टि जहाँ पर कई प्रजातियों के जीव एक साथ निवास करते हैं, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बहुजातीय या मिश्रित समष्टि कहलाती है। बच्चों, हमारा अगला बिंदु है समष्टि के गुण। समष्टि के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 जन्म दर। जन्म दर जो है, ये समष्टि का एक प्रमुख गुण होता है। जन्म दर से क्या तात्पर्य है कि किसी समष्टि में जितने जीव जो उत्पन्न होते हैं, उसको जन्म दर कहा जाता है। जो वृद्धि होती है, जो संख्या प्रति 1000 पे, यदि 1000 की संख्या पे 100 जीव नए उत्पन्न हुए, तो हम उसमें कहेंगे कि जो हमारी जन्म दर है वो 100 प्रति 1000 हो गई। किसी भी समष्टि में प्रजनन के द्वारा जो सदस्य उत्पन्न होते हैं, उनका जब उसमें समावेश कर लिया जाता है, उसको हम लोग जन्म दर कहते हैं। इसको हम लोग जन्म दर को एक सूत्र के द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है, जिसको हम लोग जन्म दर को B बराबर NN/T के द्वारा भी करते हैं। NN का मतलब आबादी में जन्मे नए जीवों की संख्या प्लस यूनिट काल। इस अर्थात यूनिट काल में जो नए जीव उत्पन्न होते हैं, उसको जन्म दर कहा जाता है। जैसे पूर्व में मैं बताया कि यदि किसी समष्टि 1000 की समष्टि है, 100 जीव नए उत्पन्न हुए, तो कह सकते हैं कि इसमें जो है, इसमें 1100 जीव हो गए हैं, तो इसकी जो जन्म दर है वो 100 प्रति 1000 है एक निश्चित समय में। दूसरे आगे चलते हैं, मृत्यु दर। किसी भी समष्टि में, किसी भी जनसंख्या में एक निश्चित समय में निश्चित इकाई सदस्यों की जो मृत्यु होती है, जो इकाई सदस्यों की जो मृत्यु की संख्या होती है, उसे हम मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। तीसरा है जैव सूचकांक। प्रमुख चीज़ है जैव सूचकांक। किसी भी इकाई आबादी में जन्म दर व मृत्यु दर के बीच में जो अंतर होता है, उसको जैव सूचकांक या वाइटल इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाइटल इंडेक्स बराबर जन्म दर अपॉन मृत्यु दर गुणे 100 जो करते हैं, तो इसको हम लोग वाइटल इंडेक्स कहते हैं। जब भी हम लोग देखते हैं जैव सूचकांक का मान 100 से अधिक हो रहा है, तो हम इसे मानते हैं कि पॉपुलेशन में या समष्टि में वृद्धि हो रही है। और जब जैव सूचकांक का मान 100 से कम होता है, तो हम ये आबादी में कमी को प्रदर्शित करता है। जब जैव सूचकांक का मान अर्थात जन्म दर मृत्यु दर एक स्थिर होता है, 0, तो उसको हम लोग स्थिर पॉपुलेशन या स्थिर समष्टि के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं आयु वितरण। जैसा कि हम इसमें
आयु वितरण से क्या तात्पर्य है कि जब समष्टि में पाए जाने वाले जीवों को उनमें उनकी आयु की संख्या, आयु के आधार पर उनका निरूपण किया जाए, आयु के आधार पर उनकी गणना की जाए, इसको हम लोग समष्टि में आयु वितरण के नाम से जानते हैं। किसी भी समष्टि में प्रत्येक आयु वर्ग के जो सदस्यों की संख्या होती है उसको हम आयु वितरण कहते हैं। इस आयु वितरण के आधार पर जो वार्डन तथा हेमर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि बताया कि जो जनन में समर्थ जीवों की जो संख्या होती है, इसके आधार पर उन्होंने जो समष्टि है या इसको उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 पूर्व प्रजननी, नंबर 2 प्रजननी, नंबर 3 पश्च प्रजननी। इन 3 जो पूर्व प्रजननी तथा पश्च प्रजननी, इसमें इसको इन्होंने आयु पिरामिड के रूप में दिखाने का प्रयास किया। एक पिरामिड बनाए और इसमें इन्होंने इन तीनों जो भाग हैं इनको दिखाने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पर 3 पिरामिड आपको दिखाए जा रहे हैं। जो पहला पिरामिड है एक त्रिभुजाकार है, दूसरा शंक्वाकार है और तीसरा कुंभाकार है। इसमें जो सबसे ऊपर का भाग है तीनों पिरामिड्स का, वो पश्च प्रजननी जनसंख्या को समष्टि को प्रदर्शित करता है। जो मध्य भाग है वो प्रजननी समष्टि को प्रदर्शित करता है और जो सबसे निचला भाग होता है वो पूर्व प्रजननी को प्रदर्शित करता है। हम लोग जो पहला जो त्रिभुजाकार क्षेत्र जो बना हुआ है, इसमें देखते हैं कि पश्च प्रजननी का जो क्षेत्र है वो काफ़ी कम है और पूर्व प्रजननी जो है काफ़ी चौड़ा भाग प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात यहाँ पर जो जन्म दर है ये अधिक है। पूर्व प्रजननी जीवों की संख्या अधिक है, पश्च प्रजननी जीवों की संख्या काफ़ी कम है। अर्थात यहाँ पर जन्म दर अधिक है और इसे हम लोग वृद्धिशील आबादी के नाम से जान सकते हैं या जानते हैं। दूसरा इन्होंने दिखाया है जो कि शंक्वाकार है। शंक्वाकार में इन्होंने बताया कि जो जन्म दर और मृत्यु दर लगभग यहाँ पर समान दिखाने का प्रयास किया है कि कोई उसमें बहुत अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें जो प्रजननी और जो पूर्व प्रजननी जीवों की संख्या है वो लगभग स्थिर है, तो इस कारण से इसमें लगभग समान है और इसीलिए इसको स्थिर आबादी के नाम से जाना जा सकता है। तीसरा जो है कुंभाकार। कुंभाकार में हम देखते हैं कि जो जन्म दर है वो काफ़ी, जो उसकी मृत्यु दर है काफ़ी कम है, किंतु जन्म दर काफ़ी कम है। अर्थात जन्म दर से मृत्यु दर काफ़ी अधिक है और यहाँ पर ये एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अर्थात कम होती हुई आबादी को प्रदर्शित करता है। तो जो कुंभाकार पिरामिड होता है ये हमारे जो समष्टि होता है उसकी कम होती हुई आबादी को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। बच्चों, यहाँ पर हमारा अगला बिंदु है समष्टि वृद्धि। समष्टि वृद्धि, जैसे नाम से ही पता चल रहा है किसी पॉपुलेशन में वृद्धि किस प्रकार से हो सकती है। केवल जब समष्टि किसी निश्चित स्थान में रहने वाले जीवों की संख्या, जैसा कि आप जानते हैं केवल प्रजनन में वृद्धि से ही समष्टि वृद्धि नहीं हो सकती, नहीं होती है। अगर कहीं पर कुछ अन्य भी ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण किसी भी समष्टि में वृद्धि हो सकती है। किसी भी जाति के लिए समष्टि का आकार निश्चित नहीं होता है, समय समय पर बदलता रहता है, जो कि विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये विभिन्न कारक क्या होते हैं? यदि किसी समष्टि में जीवों के रहने के लिए जो स्थितियां हैं पूर्णतः अनुकूल हैं, तो ऐसी जो हमारी समष्टि होगी हमेशा प्रगतिशील होती है, हमेशा वृद्धि करती रहती है। किंतु ऐसी स्थितियां जब विपरीत होने लगती हैं, जो समान परिस्थितियां हैं ये विपरीत परिस्थितियों में बदल जाती हैं, अर्थात और नकारात्मकता हावी हो जाती है। जीव का वहाँ पर आपस में जो जीवों का जो अपना वृद्धि दर होती है वो अपने आप कम होने लगती है। जीवों का वहाँ पर जो जीवन यापन करना है, वहाँ के संसाधन इतने कम हो जाते हैं कि जीवों का जीवन यापन आसानी से संभव नहीं होता है। उन परिस्थितियों में जो वहाँ की समष्टि होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि समष्टि में पाए जाने वाले जो संसाधन होते हैं इनका समष्टि पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है, समष्टि वृद्धि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जब जन्म दर अधिक चार्ट के द्वारा, एक चित्र के द्वारा इसको दिखाया गया है कि जब कहीं पर जन्म दर अधिक होगी तो निश्चित रूप से जनसंख्या, जो समष्टि का हमारा जीव संख्या का जो घनत्व होता है वो बढ़ता चला जाता है। जन्म दर अधिक होगी, मृत्यु दर कम होगी तो निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि होगी, समष्टि में वृद्धि होगी। अगर अप्रवासन
हो रहा है, अर्थात जिस समष्टि घनत्व की हम बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं, यहाँ पर परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल पाई जाती हैं, तो विभिन्न भागों से जो अन्य जीव भी अगर अप्रवासित होकर के यहाँ पर वृद्धि करते हैं तो भी समष्टि में वृद्धि होती है। अर्थात कहीं से कोई जीव अप्रवासित होकर के जब किसी समष्टि में शामिल हो जाता है तो समष्टि घनत्व तो बढ़ता है। किंतु कुछ ऐसे कारण जैसे उत्प्रवासन एक ऐसा कारण होता है, अर्थात किसी समष्टि से जीवों का बाहर निकल जाना उत्प्रवासन कहलाता है। यह एक ऐसा कारक है जो समष्टि घनत्व को हमारा नकारात्मक दिशा में ले जाता है और ये प्रभावित करता है। इस प्रकार से इसमें हम लोग देखते हैं दो कारक ऐसे हैं, जन्म दर अधिक होना तथा अप्रवासन अधिक होने से हमारा जो समष्टि का घनत्व होता है वो बढ़ता है, किंतु मृत्यु दर में अधिकता और उत्प्रवासन दो ऐसे कारक हैं जिनकी अधिकता के कारण हमारी जो समष्टि वृद्धि है, समष्टि का जो घनत्व होता है किसी क्षेत्रफल में वो कम होता है। आगे देखते हैं समष्टियों के बीच में पारस्परिक क्रियाएं। बच्चों, किसी भी जैविक समुदाय में पाई जाने वाली जो विभिन्न समष्टियां हैं, इनके बीच में भोजन, स्थान, जनन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, जिन्हें पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। इन्हें हम पारस्परिक क्रियाएं भी कहते हैं, इन्हें हम संसाधनों के लिए आपस में संघर्ष भी कहते हैं। हमने इन्हीं पारस्परिक क्रियाओं को डार्विन ने जीवन संघर्ष कहा था और जीवन संघर्ष के साथ योग्यतम की उत्तरजीविता जोड़ा था। खैर, उसको हम लोग आगे देखते हैं। पर इस प्रतिस्पर्धा के आधार पर जो जैविक समुदाय में भोजन, स्थान आदि के लिए जो पारस्परिक जो स्पर्धा होती है, इसके आधार पर हम लोग जो समष्टि के बीच में होने वाली क्रियाएं हैं इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक धनात्मक अंतःक्रिया और दूसरी होती है ऋणात्मक अंतःक्रिया। धनात्मक अंतःक्रिया जो होती है मुख्य रूप से सहजीवन पर आधारित है, जिसमें जब समष्टि का कोई एक जीव, किसी जीव जाति की जो जीव होता है, वो दूसरे जीव को समष्टि वृद्धि के लिए सहयोग की भावना के साथ प्रेरित करता है और समष्टि में वृद्धि होती है, तो इस तरीके की जो क्रियाएँ होती हैं वो समष्टि में धनात्मक अंतःक्रिया कहलाती हैं। ऋणात्मक अंतःक्रिया वे क्रियाएं हैं जब किसी भी समष्टि में रहने वाले जीव ही आपस में संघर्ष के द्वारा जीवों की समष्टि वृद्धि को रोकने का प्रयास करते हैं या जिनके कारण समष्टि की वृद्धि रुकती है, ऋणात्मक अंतःक्रिया कहलाती हैं। अगला जो हमारा बिंदु है बच्चों, अब जिसको हम लोग बात कर रहे थे, धनात्मक अंतःक्रिया या सहजीविता। धनात्मक अंतःक्रिया, जैसे मैंने अभी बताया कि धनात्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जब दो जीव परस्पर सहयोग की भावना के साथ जीवन यापन करते हैं या एक दूसरे के सहयोग करते हुए समष्टि को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी क्रियाएं धनात्मक अंतःक्रियाएं कहलाती हैं और ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है सहजीवन। जो सहजीवन है इसका जो मूल उद्देश्य है वो है, धनात्मक अंतःक्रिया का जो मूल उद्देश्य है वो है सहजीवन अर्थात सिम्बायोसिस। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, सहोपकारिता। सहोपकारिता एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें दो जीव परस्पर एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है, दोनों जीव एक दूसरे के प्रति ऐसा कार्य व्यवहार करते हैं कि दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है और इसी के साथ वो अपना इस समष्टि की वृद्धि में सहयोग करते हैं। जैसे कि इसमें कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे लाइकेन में क्या होता है, जीवाणु और शैवाल और कवक। लाइकेन में क्या है, शैवाल और कवक परस्पर साथ में रहते हैं। शैवाल भोजन निर्माण करता है, कवक सुरक्षात्मक कार्य करता है, सुरक्षा का कार्य करता है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं। कवक मूल माइकोराइजा किसी जीव पर उगते हैं, सुरक्षा प्रदान कर, ये एक कवक जो होते हैं इस कवक मूल सुरक्षा करते हैं और दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। साइकस की कोरेलॉइड रूट, साइकस के पौधे में कोरेलॉइड जड़ पाई जाती है जहाँ पर शैवाल पाया जाता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करता है और वहाँ पर पोषण देता है और कोरेलॉइड जड़ उसका एक तरीके से सहयोग जीवन के साथ संबंध स्थापित करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो सहजीवन का जो प्रमुख काम है, जो सहजीवन है इसका जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है सहजीवन का प्रमुख उदाहरण है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हम लोग क्या देखते हैं कि राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है और वहाँ पर छोटी वायुमंडल की नाइट्रोजन को इकट्ठा करके एक
गांठों के रूप में संचित करता है, जिन्हें हम लोग जड़ों की गांठें या रूट नोड्यूल्स के नाम से जानते हैं। और वहाँ पर ये अपना पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है, अर्थात मृदा को, उस पौधे को नाइट्रोजन की सप्लाई करता है और अपने लिए भोजन प्राप्त करता है। राइजोबियम नामक जीवाणु सबसे अच्छा सहजीवन। चींटी और बबूल के पेड़ पर चींटी सहजीवी के रूप में वास करती है। दूसरा देखते हैं सहभोजिता। सहभोजिता क्या एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दोनों में से एक जीव को लाभ होता है। एक जीव तो लाभान्वित होता है किंतु दूसरे जीव को कोई लाभ नहीं होता, किंतु दूसरा जीव इसका कोई विरोध भी नहीं करता। वो पहले जीव को बड़े आसानी के साथ अपने ऊपर अपनी क्रियाओं को करने देता है, अपनी अन्य क्रियाओं को संपादित करने देता है। इस जैसे ऑर्किड जो होते हैं, जिस पौधे पर पाए जाते हैं, ये उसके ऊपर उगते हैं, पौधे के ऊपर पाए जाते हैं, किंतु पहले पौधे को प्रभावित भी नहीं करते और अपनी क्रियाओं को भी संपादित करते हैं। क्लाउन मछली और सी एनीमोन। क्लाउन मछली एक ऐसी मछली होती है जो अमूमन ये पाया जाता है कि सी एनीमोन के समूह के बीच में चलने का कार्य करती है। सी एनीमोन मछली के बीच में समूह में पाई जाती है। कारण क्या होता है कि सी एनीमोन मछली जो होती है वो एक पावरफुल मछली है, वो उसकी सुरक्षा आवरण एक बनाती है और ये जो मछली क्लाउन मछली है उसके बीच में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तीसरा पायलट मछली। पायलट मछली के बारे में ऐसा जाना जाता है कि यह एक ऐसी मछली जो शार्क के पीछे चलती है। जब शार्क अपना शिकार करती है तो उससे जो मांस, जो उसका भोजन छूटता जाता है, पायलट मछली उसको ग्रहण करती है और आराम से अपना जीवन यापन करती है। मनुष्य के शरीर के अंदर जो इशीरिया कोलाई नामक जीवाणु होता है, जो मनुष्य के अंदर जो इशीरिया कोलाई नामक जीवाणु होता है, वो जो होता है सहजीवी जो एक पाया जाता है और क्या होता है, मनुष्य को लाभदायक एक लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। मनुष्य की आंत में ये लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। आदि सहयोग, जिसको प्रोटोकॉपरेशन भी कहते हैं, क्या होता है, ऐसा सहयोग, ऐसी सहजीविता या ऐसा सहयोग जिसमें दोनों को लाभ होता है। मतलब दो सहयोगी जो है दोनों लाभ प्राप्त करते हैं, किंतु यदि दोनों अलग हो जाएं, यदि साथ में ना भी रहें तो भी उनका जीवन यापन अलग अलग भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसे जो सहयोग होता है इसको हम लोग आदि सहयोग कहते हैं, जिसमें सी एनीमोन और हार्मिट क्रैब का जो सहयोग होता है। सी एनीमोन एक हार्मिट जो होता है, एक क्रैब होता है जिसके ऊपर एक रक्षात्मक आवरण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण पाया जाता है और सी एनीमोन मछली उसके ऊपर स्थिर हो जाती है, पाई जाती है। किंतु यदि दोनों अलग हो जाएं तो भी इसके जीवन पर दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑक्सपेकर पक्षी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण पक्षी होता है जो अमूमन मवेशियों के पीठ पर रहता है, पीठ पर बैठता है और उन मवेशियों के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़े, जैसे हम लोग देखते हैं कि भैंस है, गाय है, इनके ऊपर बहुत से छोटे, उनकी जो स्किन है उस पर छोटे छोटे कीड़े जो वृद्धि कर रहे होते हैं, ऑक्सपेकर पक्षी बैठता है उनकी पीठ पर और उन सभी कीटों का भक्षण कर लेता है। और इस प्रकार से ये जो आदि परस्पर जो है ये आदि सहयोग की भावना को प्रकट करता है। अगला जो है हमारा ऋणात्मक अंतःक्रियाएँ। जो ऋणात्मक अंतःक्रियाएँ होती हैं ये ऐसी क्रियाएँ जिसमें दो जीव परस्पर साथ साथ रहते तो हैं, परस्पर उनके अंदर की जो भावना होती है एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की नहीं होती है, बल्कि उन दोनों जीव जो होते हैं वो एक दूसरे से परस्पर लाभ लेने को तत्पर रहते हैं, अर्थात उनमें परस्पर जीवन संघर्ष की भावना उत्पन्न रहती है। और इसी को डार्विन ने कहा था कि प्रत्येक जीव एक दूसरे से जीवन संघर्ष करता रहता है और इस जीवन संघर्ष को करने के लिए उनके अंदर एक जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं इसको हम लोग ऋणात्मक अंतःक्रियाएं कहते हैं। एक ही जात, जैसे इसकी परिभाषा समझ जो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे प्रतिस्पर्धा है, परभक्षण है। जो इसमें पाई जाने वाली प्रतिस्पर्धा है, ऋणात्मक अंतःक्रिया का जो प्रमुख उदाहरण होता है क्या है, प्रतिस्पर्धा। एक ही जाति के विभिन्न जीव जातों के जीवों के बीच में उचित आवास, भोजन, जल, वायु, प्रकाश को प्राप्त करने के लिए एक होड़ होती है अर्थात संघर्ष होता है, एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, स्पर्धा कहलाती है। दो प्रकार की होती है ये, एक अंतर्जातीय, एक अंतराजातीय। अंतर्जातीय जब स्पर्धा एक जो है अलग अलग जातियों के मध्य में, मतलब जब अलग अलग जातियों के बीच में भोजन, आवास, स्थान आदि को लेकर परस्पर स्पर्धा होती है, इसको हम लोग अंतर्जातीय स्पर्धा के नाम से जानते हैं। दूसरा है अंतराजातीय। अंतराजातीय स्पर्धा जब एक ही जाति समूह के सदस्य आपस में भोजन, आवास आदि प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए परस्पर होड़ करते हैं, परस्पर कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसे अंतराजातीय स्पर्धा के नाम से जाना जाता है।
इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाकर अगर कहें तो इसको हमने आपसे जिससे बताया था, डार्विन ने बताया था कि ये जो आपस में जो स्पर्धा होती है, इस स्पर्धा को उन्होंने जीवन संघर्ष बताया था और कहा था इन स्पर्धाओं में जो जीव अधिक सबल होते हैं, अधिक ताकतवर होते हैं, जो जीव जातियाँ अधिक सबल होती हैं वे सफल हो जाती हैं और सफल होती हैं और उनको हम लोग उन्हें हम योग्यतम की उत्तरजीविता के नाम से जानते हैं। अर्थात इस पृथ्वी पर इस प्रतिस्पर्धा में जो योग्य होंगे, जो सबल होंगे, जो समर्थ होंगे वही आगे बढ़ते हैं और जो श्रेष्ठ, जो अनुपयोगी होते हैं, जो अर्थात बलशाली नहीं होंगे वे नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2 हमारे यहाँ प्रक्रिया देखते हैं परभक्षण। जब एक जाति के जीव किसी दूसरी जाति के जीव का शिकार करते हैं, इस क्रिया को परभक्षण कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर है। हम लोगों ने यहाँ पर एक श्रृंखला भी दिखाई हुई है, खाद्य श्रृंखला आपको दिखा रहे हैं कि घास को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा लेता है, सांप को बाज शिकार करता है। तो यहाँ देखिए प्रकृति में अगर हम इसको थोड़ा सा और विस्तार में देखें, ये उत्पादक हैं और ये हमारा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, वो आगे द्वितीयक उपभोक्ता हुआ और वो हमारा तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो होता है भक्ष्य है, मुख्य रूप से जो भक्ष्य है, जिस जीव का शिकार होता है उसे हम भक्ष्य कहते हैं। इस श्रृंखला में हम देखते हैं कि जब किसी वनस्पति को मेढक के द्वारा खाया जाता है या मेढक किसी छोटे कीड़े को, छोटा कीड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, घास को टिड्डा खा रहा है, तो जो घास होती है क्या है, ये भक्ष्य है और जो हमारा ये टिड्डा है परभक्षी हो गया या भक्षक हो गया। जब टिड्डे को मेढक ने खाया तो टिड्डा भक्ष्य हो गया और मेढक परभक्षी हो गया। जब मेढक को सांप ने खाया तो मेढक भक्ष्य हो गया, एक शिकार हो गया, और जो सांप था वो प्रेडेटर हो गया अर्थात शिकारी हो गया। यही क्रिया फिर बाज में भी होती है। उसकी जब बाज और सांप के बीच में अंतःक्रिया होती है तो जो सांप होता है वो हमारा भक्ष्य है अर्थात शिकार है, और जो हमारा बाज है वो प्रेडेटर अर्थात परभक्षी कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो परभक्षण की क्रिया ये शाकाहारी भी होती है और मांसाहारी भी होती है। जो शाकाहारी जीवों को ग्रहण करते हैं, ऐसे जो भक्ष्य जो हमारे प्रेडेटर होते हैं वो शाकाहारी प्रेडेटर, शाकाहारी परभक्षी कहलाते हैं, और जो जंतुओं को ग्रहण करते हैं उसे हम लोग मांसाहारी प्रेडेटर कहलाते हैं। और जो भक्ष्य है जिसको हम लोगों ने समझ लिया है। आगे चलते हैं। परजीविता बच्चों, जो तीसरा प्रमुख बुंद है परजीविता। परजीविता क्या है कि जब जो जीव होता है अपना, जो कोई जीव जो है अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहकर प्राप्त करता है, परजीविता कहलाती है। अर्थात जब कोई एक जीव अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से किसी दूसरे जीव पे ही निर्भर होता है, यह क्रिया परजीविता कहलाती है। यह कई प्रकार से इसको हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 आंशिक परजीविता। आंशिक परजीविता क्या होती है? आंशिक परजीविता में बच्चों हम लोग देखते हैं कि ऐसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते, कुछ समय के लिए भोजन किसी दूसरे पौधे से प्राप्त करते हैं और फिर कुछ समय पश्चात फिर वहाँ से हट जाते हैं। अर्थात आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर निर्भर जब रहते हैं तो इस प्रकार की परजीविता को हम लोग आंशिक परजीविता कहते हैं। जैसे तने पर, किसी भी तने पर लोरेंथस का पाया जाना। नंबर 2 पे हम लोग देखते हैं स्थायी परजीवी। क्या होता है स्थायी परजीविता का मतलब क्या होता है? जब कोई जीव अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है, वो एक स्थायी परजीवी कहलाते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे तने पर अमर बेल का पाया जाना। ठीक है, इस स्थायी परजीविता के आधार नाम पर के साथ साथ हम लोग इसमें देखते हैं कि स्थायी परजीवी भी अंतः परजीवी भी हो सकते हैं और ये बाह्य परजीवी भी हो सकते हैं। अंतः परजीवी स्थायी परजीवी के रूप में ऐसे परजीवी जो किसी जीव शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जीवन यापन करते हैं, अंतः परजीवी कहलाते हैं। मुख्य रूप से ये किसी जीव के अंदर, जैसे हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में बहुत से सूक्ष्म एस्कैरिस है, निमेटोड्स हैं जो मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम लोग सामान्य भाषा में कृमि रूप में कहते हैं, अंतः परजीवी हैं। कुछ ऐसे परजीवी हैं जो कि मलेरिया परजीवी, जो मलेरिया का जो
प्रोटोजोवन है जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के नाम से जानते हैं। क्या होता है, मनुष्य के शरीर में तथा मच्छर के मादा एनाफिस मच्छर के शरीर के अंदर परजीवी के रूप में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। लीवर फ्लग जिस फैसियोला हेपेटिका एक अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। बाह्य परजीवी ऐसे परजीवी जो किसी जीव के शरीर के ऊपर रह करके अपना जीवन यापन करते हैं या अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ये बाह्य परजीवी कहलाते हैं। जैसे जूं, जो जीवों के शरीर के ऊपर बालों में जूं पाए जाते हैं, ये बाह्य परजीवी है। जोंक है, जो हमारे बहुत से जो हमारे जैसे कुत्ता है, सियार है, लोमड़ी है, बिल्ली है, इनके ऊपर बहुत से छोटे छोटे कृमि पाए जाते हैं। ये सब बाह्य परजीवी के रूप में उनके ऊपर जीवन यापन करते हैं। प्रतिजीविता जो एक अगला बिंदु है, प्रतिजीविता, इसमें क्या देखते हैं कि जब वातावरण में पाए जाने वाला जो एक जीव होता है किसी दूसरे जीव की जब वृद्धि को रोक देता है, इसको हम लोग प्रतिजीविता कहते हैं। कैसे होता है, जैसे हम लोग देखते हैं जहाँ पर गेंदा उग रहा होता है तो गेंदे के जो पौधा होता है वो एक मृदा में एक विशेष प्रकार के रसायन को छोड़ता है, और उस रसायन के प्रभाव से क्या होता है कि उस मृदा में जो कृमि पाए जाते हैं, जो मृदा में कुछ कीड़े पाए जाते, छोटे कृमि जो विकसित हो रहे होते हैं, वो उनकी जो वृद्धि होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है और वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रतिजीविता है वो स्वतः अपने आप मतलब एक जीव दूसरे जीव की वृद्धि को रोक देता है। आगे देखते हैं इसमें हम लोग क्या होता है बच्चों, कि इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इस जो समष्टि का जो पाठ था, इसमें हमने देखा कि समष्टि में हमने पॉपुलेशन या समष्टि कैसे बनती है, किस प्रकार की होती है, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। बच्चों यहाँ पर एक समष्टि के संबंध में, पॉपुलेशन के संबंध में एक आपको नियम भी बता देते हैं कि एक हमारे जब जनसंख्यात्मक समष्टि की बात करते हैं तो एक हार्डी वेम्बर्ग नाम के वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने समष्टि के विषय में, पॉपुलेशन के विषय में एक सिद्धांत दिया था जिसको हार्डी वेम्बर्ग का नियम भी कहते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था यदि किसी भी समष्टि में, किसी भी पॉपुलेशन में म्यूटेशन, माइग्रेशन, रैंडम ड्रिफ्ट या कुछ ऐसी घटनाएं ना हों जो इस वातावरण की दशाओं को प्रभावित करें, तो किसी क्षेत्र विशेष की जो समष्टि होती है वो स्थिर रहती है, अर्थात उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से समष्टि में हमने वो भी अध्ययन किया। समष्टि में हमने देखा समष्टि में जो परस्पर जीवों के बीच में जो परस्पर अंतःक्रियाएँ होती हैं, धनात्मक अंतःक्रियाएँ कैसे होती हैं, ऋणात्मक अंतःक्रियाएँ क्या होती हैं, इनका अध्ययन किया। बच्चों इसमें हम लोगों ने परजीविता के विषय में विशेष जाना, सबसे सहजीविता के विषय में जाना, इसी के साथ साथ इन सब का जो विशेष अध्ययन किया है। अब इससे संबंधित आपको थोड़ा सा गृह कार्य देते हैं जिसको आप लोग अपने घर में इसको समझिएगा और करिएगा। इसमें कुछ क्रियात्मक कार्य भी है। इसमें 3 प्रश्न हैं। नंबर 1 प्रश्न है, जैसे आप लोग अपने गाँव की जो कुल आबादी है उसमें आप लोग एक सर्वे करिएगा, उसमें 1 माह में उत्पन्न कुल बच्चों की संख्या की गणना करिएगा और उस 1 माह में मृत मनुष्यों की संख्या है कितनी है इसकी पहले गणना करिएगा और फिर जैव सूचकांक की गणना करिए। आराम से कर सकते हैं क्योंकि जैव सूचकांक हमने आपको बताया है। दूसरा प्रश्न है, आप अपने आसपास पाए जाने वाले परभक्षी व भक्ष्य जीवों की पहचान करिए, कर सकते हैं आराम से, और उन्हें एक सारणी के द्वारा अलग अलग परभक्षी और भक्ष्य को प्रदर्शित करिए। तीसरा जो हमारा प्रश्न है उसमें आपको देखना है कि तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जरा सा। इसमें क्या है कि मनुष्य के शरीर में परजीवी जीवों से उत्पन्न होने वाले किन्हीं 5 रोगों के नाम लिखिएगा और उनके कारकों के नाम बताइएगा। धन्यवाद।